CAPF AC 2023 मेंटरशिप प्रोग्राम में वर्क फॉर वीक 5। इस वीडियो में हम वीक 5 के वर्क को देखेंगे, इसमें क्या करना है। लास्ट हमने 4 सेशन देखा, तो उसमें एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर का देखा। तो उसमें आपको हमने टोटल 5 टेस्ट दिया। फर्स्ट टेस्ट जो था वो एंशियंट इंडिया पे, सेकंड आपका मिडाइवल, थर्ड मॉडर्न, फोर्थ आपका आर्ट एंड कल्चर और फिफ्थ टेस्ट जो है वो हमने कंबाइंड ये दिया। तो रेगुलर रूप से आपको टेस्ट को वर्क करते रहना है, और जो ऑब्वियसली है इसमें प्रोग्राम में है, और जो भी आप ओपन में वर्क कर रहे हो तो आप उस आधार पे आप अपना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो। पेपर 2 में जो ग्रामर में ग्रेजुअली चल रहा है, तो नेक्स्ट सेशन जब मैं दूंगा तो उसमें आपका ऑलमोस्ट ग्रामर का जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर अदर कंपोनेंट्स। लेकिन उसके साथ-साथ जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए पेपर 2 में दे रहा हूँ, जो आपका सिलेबस चल रहा है, उसके आधार पे मैं पेपर 2 का भी दे रहा हूँ। पेपर 1 और पेपर 2 को सेपरेट नहीं लेना है, उसको इंटीग्रेटेड वे में लेना है। इफ यू स्टडीड समथिंग इन फॉर पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू, आपको पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसे समझना है। यदि कोई क्वेश्चन आता है, कोई प्रश्न आ रहा है, तो उसको पेपर 2 को भी जवाब आपको देना है। आप ए से देखो तो उसकी क्या है, जो टॉपिक्स होते हैं मोर और लेस पेपर 1 से ही डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, कुछ एक्सेप्शन टॉपिक को छोड़ करके। तो आपका वो पेपर 1 में भी इम्पोर्टेंट होता है, तो इंटीग्रेटेड वे में उसको देखना है। तो ये टास्क जो आपको है 9th अक्टूबर तक इसको कंप्लीट कर लेना है। ये आज 3rd ऑफ अक्टूबर है। नो डाउट इस बीच में आपके दुर्गा पूजा और सारी चीज़ें ये चलते रहती है पैरेलल में। लेकिन ये नहीं है कि आप सुबह से और रात तक सिर्फ घूमते रहोगे। आपको घूमना है, वो कोई नहीं रोक रहा है, आप अपना घूमो आराम से। लेकिन उसके साथ-साथ जो आपका वर्क है, जो टास्क है, वो कंप्लीट करते रहो। एवरीवन इज़ वर्किंग। यदि जिसका रिज़ल्ट हो रहा है लेस देन 1% का रिज़ल्ट होता है, तो आप उस आधार पे उस लेस देन 1% में आना चाहते हो, टॉप 1% में। इनफैक्ट एक्चुअल फाइनल देखो तो 0.1% या 0.2% में जब आना है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि एवरीवन हैज़ इट्स ओन प्रायोरिटी, बट मेन प्रायोरिटी आपका ये है, तो 9th ऑफ अक्टूबर तक इस टास्क को कंप्लीट करना है। आज से हम इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे, तो इकोनॉमी में जो हम टास्क दे रहे हैं, इसमें एक्चुअल सबसे पहले हम यदि बुक देखते हैं, तो इसमें इंग्लिश वाला देख लो, फिर हिंदी का देख लो। तो इसमें क्लास 9th से इकोनॉमिक्स सेपरेट एज़ ए सब्जेक्ट आपका 9th क्लास से स्टार्ट होता है। 9th में जो इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9th है, उसमें जस्ट ओनली 4 चैप्टर्स हैं। क्लास 10th वाला है, जो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें ओनली 5 चैप्टर्स हैं। तो ये जो 9th वाले हैं एक तरह से स्टोरी के फॉर्म में है, कि एक सपोज पालनपुर विलेज है, पालनपुर का गांव है, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि पालनपुर में किस ढंग से एग्रीकल्चर से लेकर के और सारी एक्टिविटी होती है। जो आप एंशियंट इंडिया या मिडाइवल इंडिया में हिस्ट्री में यदि पढ़ते हो, तो हमारी गांव क्या थे, सेल्फ सफिशिएंट थे। गांव जो अपने आप में एक यूनिट था, एक इम्पॉर्टेंट यूनिट था, कि हर गांव जजमानी सिस्टम आपने सुना होगा। जजमानी सिस्टम में क्या है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे एक कुम्हार है, तो वो वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। एक बढ़ई है, वो हल बना रहे हैं लकड़ी के, और लुहार हैं जो लोहे का काम कर रहे हैं, सुनार हैं जो सोने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे तरीके से गांव जो था, एक चमार है, कोबलर है, मोची है, तो वो जूते बना रहा है। तो एक तरह से सब लोग, और किसान से अनाज वो ले रहा है, वो प्राप्त कर रहा है। तो लेकिन वो चलते-चलते धीरे-धीरे जो डेवलपमेंट होता गया, तो मनुष्य की ज़रूरतें, रिक्वायरमेंट बदलती गई और उसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। तो जो गाँव सेल्फ सफिशिएंट था, आज सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। आज आप सुबह से यदि अपने कुछ ही जो डे टू डे लाइफ को किसी दिन ऑब्जर्व करोगे, तो हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप यूज़ करते हो, और वो सारे ऑब्जेक्ट्स में मैं समझता हूँ कि लेस देन 25% एक तरह से आपको अपने विलेज में मिलते हैं। मेजॉरिटी जो है मोर देन 75% डिपेंडिंग ऑन, कोई विलेज है, कोई कस्बा है, बड़ा है, तो शायद आप 25 की जगह 35, 40, 50% भी चीज़ों को आप अपनी जगह से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें आपको बाहर से लाना पड़ता है। जैसे आप एक टूथपेस्ट यूज़ करते हो, तो यदि टूथपेस्ट यूज़ करते हो,
तो ये संजोग हो सकता है कि आपके जो कस्बा है वहाँ हो सकता है कि एक छोटा-सा फैक्ट्री हो, लेकिन नॉर्मल या कह सकते हो कि मैं ब्रश के लिए ब्रश यूज़ नहीं करता हूँ, दतवंसी यूज़ करता हूँ, तो वो आपके गाँव में मिल जाएगा। लेकिन कपड़े हैं, तो हो सकता है आपके गाँव में कपड़े बनाने का छोटा-सा फैक्ट्री हो, लेकिन नॉर्मल में है कि आप बाहर से बहुत सारी चीज़ों को कंज़्यूम करते हो, तो विलेज किस ढंग से वर्क करता है उसमें देखोगे कि गाँव की अर्थव्यवस्था और सारी चीज़ें आगे। नेक्स्ट आपका है जो क्लास 10th में जाओगे तो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्वियसली इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं कि जो इस वीक में टास्क जो इधर कंप्लीट करना है उसके बारे में। तो क्लास 10th का है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो इसमें ग्रोथ, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ये सारे पढ़ने होंगे। कि किसी भी चीज़ में जैसे आप सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तक देखो तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अलग-अलग नहीं देखा गया था। देखा जाता था समृद्धि और विकास दोनों को एक सिरे से देखा जाता था, एक नज़रिए से देखा जाता था कि यदि किसी के पास समृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, तो दैट्स मीन डेवलपमेंट होगा। लेकिन जैसे-जैसे टाइम पासेस होता गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे-जैसे इकोनॉमी पर अधिक ध्यान दिया जाना लगा, लोगों को जो हैव्स एंड हैव नोट्स के बीच जो डिफरेंस बढ़ता गया और हैव नोट्स को पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा, तो उस ड्यूरेशन में ये होने लगा कि सिर्फ मेयर ग्रोथ इज़ नॉट सफिशिएंट। अब मान के चलो कि इंडियन इकोनॉमी है, वो 5 ट्रिलियन हो जाए, लेकिन उस 5 ट्रिलियन में 5 पीपल का ही योगदान हो, मान के चलो अदानी, अंबानी और कुछ ऐसे लोग हैं, उनका ही सिर्फ कंट्रीब्यूशन हो। तो फिर लगेगा बाहर की दुनिया में लगेगा या हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे कि हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दिया, लेकिन उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो फ्रूट है, वो 5 पीपल को ही सिर्फ मिला। ऑब्वियसली 5 पीपल को ही नहीं मिलेगा। यदि अंबानी का बढ़ता है, तो सिर्फ अंबानी का नहीं बढ़ रहा। अंबानी के साथ जो वर्क कर रहे हैं, उनके जो शेयर होल्डर हैं, उनकी कंपनी में जो स्टेक होल्डर हैं, उनकी कंपनी में जो वर्कर हैं, वो सबको फ़ायदा होता है। लेकिन लिमिटेड स्केल पे, लेकिन यदि इंडियन एग्रीकल्चर सपोज़ अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, नॉर्मल देखोगे एग्रीकल्चर आप लास्ट इनफैक्ट इंडिया के इंडिपेंडेंस से भी देखो तो कभी भी एक तरह से लॉन्ग पीरियड में देखोगे कि 3%, 2%, 4%, 4% से ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा। फ्यू एक्सेप्शनल प्लेसेस होते हैं जहाँ 5-6% से ग्रो करता है। अदरवाइज़ आप किसी भी स्टेट का भी लो तो एक्सेप्शनली छोड़ दो तो अदरवाइज़ 2%, 3% के रेट से ग्रो कर रहा है। तो आज के डेट में जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो ऑलमोस्ट आपके 70% के आसपास लोग एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में लगे हुए थे। आज एग्रीकल्चर में मान के चलो कि 40 से 43% लोग लगे हुए हैं। तो यदि एग्रीकल्चर हमारा ग्रो करता है 4%, 5%, 6% तो उसका जो लाभ है वो लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिलेगा। अब मान के चलो इंडियन आईटी सेक्टर बूम कर रहा है दैट्स फाइन ये लेकिन उसमें डायरेक्टली रूप से 5 मिलियन के आसपास लगे हुए हैं जस्ट 50 लाख पीपल लगे हुए हैं कोर आईटी सेक्टर में। अब उसके सपोर्टिंग स्टाफ अब ये बोलोगे कि कोई बैंगलोर में चाय का दुकान खोले वो तो वो भी आईटी सेक्टर से नो वो आईटी सेक्टर से रोजगार प्राप्त कर रहा है। आईटी सेक्टर में जो वर्क कर रहे हैं वो उसके यहाँ चाय पीने जाते हैं, वो उसके यहाँ बिस्किट खाने जाते हैं तो उसको रोजगार मिल रहा है लेकिन वो एक्चुअल में आईटी सेक्टर में नहीं लगा हुआ है। लेकिन फिर भी आईटी सेक्टर यदि ग्रो कर रहा है, तो डायरेक्ट रूप से जो है 5 मिलियन पीपल को एडवांटेज हो रहा है, लेकिन यस उसके साथ और लोगों को भी एडवांटेज हो रहा है। लेकिन यदि एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, ये सब जो है लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एंगेज कर रहा है, तो ग्रोथ भी होना चाहिए, डेवलपमेंट भी होना चाहिए। क्लास 11th में जब आप जाओगे, तो इंडियन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कंट्री जब आज़ाद हुआ, इनफैक्ट फर्स्ट चैप्टर आप देखोगे, तो जब उस समय का जब इंडिया जस्ट आज़ाद हुआ, लंबे समय तक देखोगे कि हमारी अर्थव्यवस्था थी, एक तरह से चरमराई हुई थी। अंग्रेज़ जब यहाँ से गए, तो बहुत सारे कंडीशंस को खराब करके गए। यस, कुछ चीज़ों को उन्होंने डेवलप किया इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ को, जैसे रेलवे। रेलवे देखा जाए तो ब्रिटिशर्स एक तरह से जितने एटलीस्ट लेंथ जो बना करके गए थे, हमने उस आधार पे बहुत कम ऐड किया। नो डाउट उसमें हमने इम्प्रूवमेंट किया, जो नैरो गेज था उसको हमने मीटर गेज कर दिया, उसको ब्रॉड गेज अब मेजॉरिटी ऑफ जो रेलवे लाइन है उसको ब्रॉड गेज हमने कर दिया। मेजॉरिटी ऑफ जगहों में हमने इलेक्ट्रिफ़िकेशन कर दिया है। फिर जहाँ ज़रूरत है हमने डबल लाइन कर दिया है। ये सब सारी चीज़ें की है। लेकिन न्यू रेलवे लाइन जो है मेजॉरिटी जो है वो अंग्रेज़ बना कर के गए थे। हम आज़ादी के आज 75 साल मना रहे हैं। तो आज भी हम रेलवे जो प्रॉपर लाइन है अब 75,000 किलोमीटर अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं।
अच्छा होता कि हम उसको 75,000 किलोमीटर कर दिए हुए होते और उसमें और कुछ बार तो लास्ट हम देखते हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद मैक्स 20,000 किलोमीटर हमने न्यू ऐड किए हैं। हाँ, उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन और सारी चीज़ों को चौड़ीकरण और जो स्टेशन हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब थी। आज बहुत सारे जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ों को हमने डेवलप किया है। तो ये क्लास 11th में जो स्वतंत्रता प्राप्ति से इंडिया का इंडिपेंडेंस जब होता है, भारत की आज़ादी से लेकर के वर्तमान समय तक जो स्थिति है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपका क्लास 12th में 2 आपके बुक हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको ये पढ़ना है और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? और फिर आप चाहो लुसेंट वाला जो जीके होता है, इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन है, उसको कर सकते हो। और जब आप 2023 में दोगे, तो जो आपका बजट आएगा, वो जो फ़रवरी में बजट आपका आएगा, इकोनॉमिक सर्वे जनवरी के लास्ट में आपका आता है, तो उसको आपको उसके जो क्रक्स हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, वो देखोगे। करंट अफेयर्स और स्कीम्स मेजॉरिटी जब इकोनॉमिक्स में देखो तो करंट वाली चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, फिर प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर में जो करंट के हैं, सपोज़ कोई स्कीम है, जो स्कीम आज के डेट में भी चल रही है, तो उसका इम्पोर्टेंस है, लेकिन कोई स्कीम आया 3 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए और वो 5 ईयर पहले स्टार्ट हुआ, तो उसका हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। या कुछ ऐसी चीज़ें जो स्टार्ट हुई 5 इयर्स पहले, तो आज हमारे लिए उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो वो इसका सेम जो हिंदी में है कि एनसीईआरटी का क्लास 11 अर्थशास्त्र आर्थिक विकास की समझ क्लास 10, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास क्लास 11th, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय लुसेंट जी के भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है? जो इस इधर ये आपको करना है, तो 9th का करना है, 10th का करना है, 11th का करना है इस सेशन में, यानी कि 9th ऑफ अक्टूबर तक आपको ये टास्क कंप्लीट करना है 3 क्लासेस का, यानी 9th, 10th एंड 11th। तो जो 9th का है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर जो विलेज है, पालमपुर के बारे में आपका है, उसको पढ़ना है कि विलेज किस ढंग से हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है गाँव में चलती है। एक चीज़ होता है कि टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होता है और एक होता है रूरल अंडरस्टैंडिंग। जो गाँव में एक किसान रह रहा है, वो भी हमारी अर्थव्यवस्था को समझ रहा है, जो गाँव में लोग रह रहे हैं, वो समझ रहे हैं, लेकिन हम ऑर्गेनाइज़्ड वे में चीज़ों को समझते हैं, हम टेक्निकल टर्म समझते हैं। जैसे आप इन्फ्लेशन समझते हो, आपको इन्फ्लेशन की ज़रूरत होती है, मुद्रास्फीति आप पढ़ते हो। एक जो फार्मर है, एक जो हाउसवाइफ है, एक गृहिणी जो है, वो इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति के टर्म में नहीं जानती, इन्फ्लेशन के टर्म में नहीं, लेकिन महँगाई के टर्म में जानती है। तो चीज़ें वही है कि वो महँगाई बोलते हैं, लेकिन आप सो समझते हो कि ये इन्फ्लेशन है। आप डिमांड एंड सप्लाई पढ़ते हो, वो ये पढ़ते हैं कि इतना ज़्यादा फसल हुआ है कि इसको कोई लेने वाला नहीं है, या फिर इतनी ज़्यादा कमी है कि चीज़ें आसमान को छू रही है, लेकिन चीज़ें वही है। आप डिमांड और सप्लाई पढ़ते हो, फैक्टर्स को आप एनालिसिस करते हो, आप चीज़ों को समझते हो, ओके? तो ये आपका है। नेक्स्ट आपका पीपल एज़ रिसोर्स, जो ह्यूमन रिसोर्स है, मनुष्य जो है, वो रिसोर्स है। एक आदमी को पढ़ा-लिखा यदि है, एक सपोज़ एक आदमी नहीं पढ़ा, तो वो एमजी नरेगा में वर्क कर सकता है। तो एमजी मनरेगा में जब वर्क करता है, तो मान के चलो कि हर स्टेट में उसके अलग-अलग हैं। तो सपोज़ कोई बिहार में कर रहा है, तो एमजी नरेगा का ऑफ़िशियल सपोज़ 200 समथिंग बेज़ एक दिन में है, लेकिन एक मज़दूर को मान के चलो 300 मिलता है। तो वो 300 है, उसको 1 डे में मिल रहा है, लेकिन हर डे उसको जॉब नहीं मिलेगा ना। कभी मिला या चूँकि गारंटी तो 365 डेज़ का नहीं है, या कोई डेली वेज अर्नर है, वो कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे या कहीं और वर्क कर रहा है, तो उसे डेली मिलेगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन कुछ दिन मिला, लेकिन वही आदमी यदि पढ़ लिख गया, थोड़ा टेक्निकल जाना, तो 300 की जगह 600 पर डे अर्न कर सकता है, 500 अर्न कर सकता है, 1000 अर्न कर सकता है, 2000 अर्न कर सकता है। तो पीपल को रिसोर्स रिसोर्स के लिए क्या है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो बेसिक एजुकेशन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, टेक्निकल ट्रेनिंग उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसे अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, उसे और सारी चीज़ों को जो स्किल हैं उसको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट 3 चैप्टर नंबर में पढ़ोगे पॉवर्टी एज़ अ चैलेंज, कि गरीबी जो है एक समस्या है। और गरीबी जो जैसे इंदिरा गांधी का आप देखोगे कि 1971 के इलेक्शन में जब है कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, तो आप क्या हटाओगे? तो बोले गरीबी हटाएँगे, इंदिरा को नहीं हटाएँगे, और इंदिरा गांधी जो है थंपिंग मेजॉरिटी से जीती।
तो ये जो गरीबी है एक तब भी चैलेंज था, एक आज भी चैलेंज है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सामने भी चैलेंज है और नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बाद जो आएँगे ऑब्वियसली कब आएँगे हम उस चीज़ पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब भी आएँगे तो उनको भी एक चैलेंज होगा कि गरीबी की समस्या को निदान करना है। नेक्स्ट आपका फूड सिक्योरिटी इन इंडिया जो भारत है एक टाइम देखोगे कि फूड सिक्योरिटी का बहुत प्रॉब्लम था, फूड की स्कार्सिटी थी, बहुत समस्याएँ थी जो लेकिन आज के डेट में हम फूड सरप्लस में हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट कुछ लोगों के पास समस्या है, तो आप देखोगे कि पीडीएस सिस्टम चल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो है फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसमें से सब्सिडाइज्ड रेट पे देते हैं। सो आपका एनएफएसए आया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत जो है 2/3 पीपल को हम सब्सिडाइज्ड फूड दे रहे हैं। 2/3 पीपल में अर्बन एरिया में 50% लोगों को और रूरल एरिया में 75% लोगों को जो आपके मोटे अनाज 1 रुपी पर केजी, गेहूँ जो है 2 रुपी पर केजी, चावल जो है 3 रुपी पर केजी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये आपका फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट आपका जब क्लास 10th में जाओगे तो उसमें 5 चैप्टर है। फर्स्ट डेवलपमेंट, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच के अंतर को समझोगे कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। सब ग्रोथ जो है वो नेसेसरी है, लेकिन ग्रोथ होगा तो डेवलपमेंट की गारंटी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट होने के लिए ग्रोथ आवश्यक है, तो डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट आपका सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी और टर्शियरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर में क्या है कि जो मदर नेचर है, जो अर्थ है, उससे हम डायरेक्टली कुछ चीज़ों को प्राप्त करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में क्या है, पृथ्वी है, उससे डायरेक्ट आप उसमें बीज बोते हो और उससे अनाज की प्राप्ति करते हो। जो हमारा माइनिंग है, मिनरल्स है, तो क्या है, पृथ्वी को डायरेक्ट खोदते हैं, क्वेरिंग है कि अर्थ को पहाड़ है, उसके चट्टान को काटते हैं और उससे यूज़फुल चीज़ों को बनाते हैं। तो जो प्राइमरी सेक्टर है, जो वो हम मदर नेचर है, जो अर्थ है, उसमें जो रिसोर्सेस हैं, उसका डायरेक्ट जो दोहन करते हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर को यूज़ करके जो हम चीज़ों को बनाते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लो कि आपके पास मिल्क है, तो मिल्क क्या है? आप भैंसों को चारा दे रहे हैं और वो भैंस दूध दे रही है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आ गया। लेकिन जो उस दूध का यदि हम आप छेना बना रहे हो, उसका रसगुल्ला बना रहे हो, उसके पेड़े बना रहे हो, उसके दही बना रहे हो, उसके पनीर बना रहे हो, तो वो एक तरह से सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट तैयार हुआ। या फिर मिट्टी है डायरेक्ट। अब मिट्टी क्या है? तो मिट्टी से आप बहुत सारी चीज़ों को ईंट बना रहे हो, कुछ और चीज़ों को उससे यूज़ कर रहे हो। फिर आपका टमाटर हुआ, तो डायरेक्ट टमाटर आप खा गए, मार्केट में लाए, सब्ज़ी उसको बना कर के खा गए, तो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। लेकिन उसी टमाटर का हमने केचअप बना दिया, सॉस बना दिया, वो सेकेंडरी सेक्टर है। फिर आप टर्शियरी सेक्टर है, सेवा सेक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम टीचिंग यू, तो यू पीपल आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस, तो ये सर्विस सेक्टर है। आप बस से कहीं यात्रा करते हो, ट्रेन से कहीं यात्रा करते हो, तो क्या है? ये सर्विस सेक्टर है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। फिर आप आगे चलोगे तो आपका क्वाटरनरी और क्वीनरी सेक्टर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई कर रहा है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो वो सर्विस सेक्टर को ही है, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिए तो उसको आपको नेक्स्ट क्वाटरनरी सेक्टर में ये करना पड़ेगा। क्वीनरी सेक्टर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप सोशल सर्विस कर रहे हो, सोशल सर्विस कर रहे हो, तो वो तो 4th और 5th सेक्टर पढ़ना होगा, लेकिन फिलहाल नहीं। फिलहाल आगे की क्लास में आप देखोगे वो भी आपको पढ़ना है, क्वाटरनरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर भी पढ़ना है। नेक्स्ट आपका मनी एंड क्रेडिट। इनिशियल देखोगे कि जो हमारी अर्थव्यवस्था बार्टर सिस्टम पे चलती थी। बार्टर सिस्टम का मतलब है कि जो वस्तु का एक्सचेंज कि आई हैव समथिंग देन एंड आई नीड समथिंग। फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास रिसोर्स क्या है? टीचिंग है। मेरे पास टीचिंग की स्किल्स है। अब मुझे जूते चाहिए, तो मैं उस आदमी को सर्च करता जिसके पास जूते हैं, लेकिन जो पढ़ना चाहता है। लेकिन किसी के पास जूते हैं और वो पढ़ना नहीं चाहता है, तो मुझे तो उससे जूते नहीं मिलेंगे। तो मुझे उस आदमी को सर्च करना पड़ेगा जिसके पास जूते हैं, लेकिन वो पढ़ना चाहता है। या मुझे सब्जी खरीदना है, तो सब्जी लेना है, तो मुझे ऐसे आदमी को की तलाश होगी जिसके पास सब्जी तो है, लेकिन वो पढ़ना भी चाहता है। तो ऐसा आदमी नहीं मिलता है, तो मैं अपनी स्किल्स जो टीचिंग का है वो अपने पास रखूँगा और सब्जी वाला अपने पास रखेगा। लेकिन यदि मनी है, तो मनी है, मैंने किसी को पढ़ाया, आपने पैसे दिया, मैं उस पैसे से सब्जी खरीद लूँ, जूते खरीद लूँ, कपड़े खरीद लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी वाला सब्जी बेच करके पढ़े, डांस बार में जाए या फिर मूवी देखने जाए या कपड़े खरीदे, जो कर सकता है।
तो मनी का क्या काम है? मनी का मेनली 2 काम है। एक मनी का एक्सचेंज वैल्यू और स्टोर वैल्यू उसका है। एक्सचेंज करता है कि हम कुछ चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं। मनी जो है कुछ भी चीज़ को परचेज़ करने में एक्सचेंज का भूमिका निभाती है। पहले आप देखोगे इनिशियल टाइम में पंच मार्क कॉइन था। पंच मार्क कॉइन के बाद आप देखोगे डिफरेंट टाइप के कॉइन आए, चाहे वो मौर्यन पीरियड में हो, हर्षवर्धन के पीरियड में हो, गुप्ता पीरियड में हो या फिर सातवाहना के टाइम में देखोगे कि आपके जो ग्लास थे उसके कॉइन्स बनाए या फिर मेनली आप सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन डिफरेंट टाइम में देखते थे। लेकिन सिल्वर और गोल्ड आज के डेट में इतना कॉस्टली हो गया कि कॉइन के रूप में आप यूज़ नहीं करते हो। तो उसमें आयरन और डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ करके आप आज के डेट में कॉइन बनाते हो। लेकिन आज के डेट में आपके पास मनी के डिफरेंट फॉर्म हो गए। जैसे प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आपके पास है, उसको यूज़ करते हो। आप यूपीआई यूज़ करते हो, आप अपने बैंक इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो, आप प्रिंटेड करेंसी नोट यूज़ करते हो। तो वी आर हैविंग सो मेनी टाइप्स ऑफ मनी के डिफरेंट फॉर्म हैं। तो आज की डेट में जो आपका जो नोट्स सिक्के थे, कॉइन्स थे, अब कॉइन्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको सपोज़ किसी को 1 लाख रुपए पे करना है, तो आप कॉइन्स नहीं ले जा सकते हो। आप डायरेक्ट है अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। तो मनी का 2 फॉर्म 2 यूज़ है। एक आपका एक्सचेंज वैल्यू और एक स्टोर वैल्यू। सपोज़ आपने टोमेटो का प्रोडक्शन किया, तो ह्यूज अमाउंट में टोमेटो का प्रोडक्शन किया। अब वो टोमेटो सपोज़ उसको रखना है, आपको कंज़्यूम करना है, तो आप 1 ईयर के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। वो टोमेटो जो है 10 डेज़, 20 डेज़, 30 डेज़ डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ आप उसको स्टोर कर रहे हो, वो स्पॉइल हो जाएगा। लेकिन आपने आज टोमेटो है, उसको सारे को सेल कर दिया। अब आपके पास पैसे हो गए, आप उस पैसे को बैंक में जमा कर दिए। अब 6 मंथ बाद भी आप उससे कुछ परचेज़ करना चाहोगे, तो वो कर सकते हो। तो मनी का 2 थिंग्स टू यूज़ है, स्टोर वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू। फिर क्रेडिट। क्रेडिट क्या है? बैंकिंग सिस्टम है। तो कुछ सोसाइटी में लोग हैं जिनके पास सरप्लस मनी है। सरप्लस मनी का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत रिच है। एक मज़दूर है, एमजी नरेगा में जो मज़दूर है, उसके पास भी कुछ सरप्लस मनी रह सकता है। जैसे वो 200 रुपए, 300 रुपए अर्न कर रहा है हर डे, लेकिन 300 जो अर्न कर रहा है, 200 वो उसकी कॉस्ट है, उस मीन्स उसकी एक्सपेंडिचर है, उसका खर्च है और 100 रुपए वो सेव कर रहा है। तो उसके पास 100 रुपए डेली का सरप्लस है। तो वो हर महीने सपोज़ 100 रुपए डेली सेव कर रहा है, तो 3000 रुपए उसका सेव हुआ। तो वो बैंक में डिपॉज़िट कर दिया, तो उसका सरप्लस। लेकिन कोई आदमी है जिसे अपने बेटी की शादी करनी है, उसे अपने घर बनाना है, किसी की तबीयत खराब हो गई, कहीं घूमने जाना है, तो उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो बैंक से सपोज़ लोन लेगा। या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, मान के चलो कि मुकेश अंबानी को लोन चाहिए एसबीआई से, विजय माल्या को लोन चाहिए, नीरव मोदी को चाहिए, मेहुल चौकसी को चाहिए और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको चाहिए, लोन चाहिए, तो वो लेंगे। इसका मतलब नहीं है कि जो लोन ले रहा है वो गरीब है और जो सरप्लस है वो अमीर है, इस बात का नहीं, लेकिन क्रेडिट का ये नेक्स्ट आपका ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। जो ऑटार्की है कि हम जो अपनी इकोनॉमी है उसको कुछ देर पहले जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमने बताया था कि पहले विलेज हमारे सेल्फ सफिशिएंट थे, लेकिन ग्रेजुअली वो सेल्फ सफिशिएंसी है जो खत्म हो गई। तो आप जो आपका रूरल एरिया है, विलेज है, तो उसी ढंग से सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो कंट्री भी सफिशिएंट नहीं है। आज रसिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो वॉर किसमें हो रहा है? रसिया और यूक्रेन में, लेकिन क्राइसिस है दुनिया का, जो उसका हीट हर जगह फेस कर रहा है। पूरा यूरोप त्रस्त है क्योंकि पूरा यूरोप को एनर्जी चाहिए, एनर्जी सप्लाई में डिस्ट्रप्शन हो गया, गेहूँ चाहिए सबको। अभी आप देखोगे इंडिया में उसका प्रभाव पड़ रहा है। इंडिया में अभी तक जो गेहूँ अभी फ़िलहाल इस बार जो है गेहूँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप ये समझते होंगे, एक मन हम लोग समझते हैं, मन का मतलब 40 केजी हम लोग गाँव में बोलते हैं। तो जो गेहूँ सपोज़ गेहूँ का फसल जब पैदा हुआ तो 40 केजी का प्राइस उस समय 700 या 800 था। अभी फ़िलहाल 1200 प्लस हो गया है। तो समझ सकते हो कि 1200 पर 40 केजी यानी मन हो गया, तो इसका मतलब 30 केजी तो आपका 30 रुपए पर केजी व्हीट का ही प्राइस है। उसको फ्लोर गेहूँ बनाओगे तो वो और कॉस्टली। तो गरीबों पे क्या मार पड़ रहा है ना? तो कहीं न कहीं रसिया और यूक्रेन में क्राइसिस था, क्राइसिस हो रहा है, क्राइसिस चल रहा है, तो उसका प्रभाव पड़ रहा है। अब मान के चलो कि खाड़ी देशों में और या पेट्रोलियम सप्लायर देशों में यदि युद्ध की स्थिति हो जाए, उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो पेट्रोलियम प्राइसेस कॉस्टली हो जाएगा। पेट्रोलियम प्राइसेस कॉस्टली होगा तो इंडिया का हर सेक्टर प्रभावित होगा। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी है, वो दुनिया के अन्य इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, हम उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। जो कुछ हो रहा है पॉजिटिव, अब मान के चलो अचानक सोना सोना हम मैक्सिमम इम्पोर्ट करते हैं, गोल्ड का प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाए, तो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति ये बुरी होगी।
कंज्यूमर राइट्स, अब कंज्यूमर को कुछ आप दे रहे हो कंजम्पशन के लिए कुछ चीज़ों को, आपने किसी को सपोज मेडिसिन दिया, अब मेडिसिन फायदा करने की जगह घाटा हो रहा है, तो कंज्यूमर का ये राइट है, वो भोगता है, वो यदि पैसे का भुगतान कर रहा है तो उसको ये राइट है कि उसको उचित सामान मिले, तो कंज्यूमर राइट उसमें रहना है। नेक्स्ट आपका क्लास 11th 11th वाले में आप इसमें से आपका ज़्यादा है, इसमें विस्तृत है। तो इसमें पहले आप पढ़ोगे जो हमने बताया था कि इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या था, ये प्रॉब्लम्स था कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, ये डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो 9th और 10th में एक तरह से आपने बेसिक चीज़ों को समझा, उसको अब लिटिल डिटेल में आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी के संबंध में। जो जैसे ये फर्स्ट चैप्टर में आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति की संध्या पर जो हमारी अर्थव्यवस्था की कंडीशन थी, हमारी इकोनॉमी की कंडीशन थी, उसके बारे में। नेक्स्ट आपका इंडिया देखो 1950 से 1990 के बीच में, तो द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान जो चला आपका 12 टोटल पंचवर्षीय योजनाएं चली, 12 पंचवर्षीय योजना, वो आपका 31 मार्च 2027 तक आपका जो पंचवर्षीय योजना चली, तो वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ों को जो जो कंसेप्चुअल पार्ट होगा उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, वो आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये नेक्स्ट आपका है जो 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म है, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो ये आप देखोगे चैप्टर 4 में। देखो पुबर्टी के बारे में चीजों को बेसिक आपने पहले पढ़ रखा था, तो अब ये पुअर, हु आर द पुअर, पहले ये जानना होगा। जो पुबर्टी लाइन है हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसके नीचे जो रह रहे हैं, इससे कम जिनका एक्सपेंडिचर है, इससे कम जो कंज्यूम कर रहे हैं, वो पुअर पीपल के अंतर्गत आएंगे। फिर जैसे बीपीएल और एपीएल आपने नाम सुना होगा, बिलो पुबर्टी लाइन और एबव पुबर्टी लाइन। तो हाउ पुअर पीपल आर आइडेंटिफाइड, नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया। सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा ना कि पुअर कौन है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, तभी तो उन्हें लाभ पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो क्या पुबर्टी किस कारण से होता है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिविएशन। तो गरीबी, जैसे हम पहले आइडेंटिफाई किए, डेफिनेशन हमने, परिभाषा हमने कर दिया कि कौन पुअर है और कैसे पुअर आइडेंटिफाई होते हैं, कितने नंबर ऑफ पुअर हैं। तब हम ये करेंगे कि कैसे पॉवर्टी काउज होता है, किस कारण से, अब पॉवर्टी को हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो पॉवर्टी को दूर करने का दो तरीका है। एक तो है कि सबके पास पैसे हम दे दें, सबके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें और वो अपने पैसे से सामान खरीद सकते हैं। तो ये एक हुआ। लेकिन इससे बेटर तरीका क्या है कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर ध्यान देना है। जैसे किसी को आपने रोजगार दे दिया, तो उसके पैसे उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, वो अपना अर्न कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हमने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पिछली कक्षा में मैंने बताया था। तो इसमें आप जो है वो ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्मेशन करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट आपका रूरल डेवलपमेंट। जो गांधी जी कहा करते थे कि भारत की आत्मा जो है गांव में बसती है। तो यदि भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो गांव में अभी भी जो 2011 सेंसस देखोगे, 2011 सेंसस के अनुसार 70% लोग जो हैं रूरल एरिया में रह रहे हैं। कुछ स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र है, उसके ऑलरेडी 40% के लोग, 40% के आसपास लोग अर्बन एरिया में रह रहे थे, तो 60% रूरल एरिया में। लेकिन बिहार, हिमाचल प्रदेश में 2011 सेंसस के अनुसार हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल रूरल एरिया में रह रहे थे, ऑलमोस्ट 89% के आसपास रूरल एरिया में रह रहे थे। सेकंड जो था बिहार, बिहार का 11.3% अर्बनाइजेशन था 2011 सेंसस के अनुसार। इसका मतलब है 88.7% लोग जो है रूरल एरिया में रह रहे थे। तो रूरल एरिया का जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे हम डेवलपमेंट करेंगे। आप एक देखोगे कि जो एक चल रहा रर्बन मिशन, रर्बन मिशन मीन्स है रूरल प्लस अर्बन की, यानी कि रूरल एरिया में जो हमें 1000 क्लस्टर बनाएंगे, जिसमें वो रूरल एरिया में होगा, कस्बे टाइप का होगा, उसको डेवलप करेंगे ताकि उसके रूरल की भी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हो और अर्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स हो। अर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता है, अर्बनाइजेशन का ये मतलब है कि देखा जाए तो डेफिनेशन जो अभी हमारा चल रहा है, ऑब्वियसली उस डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। वो डेफिनेशन ये था कि 400 जो उसका पॉपुलेशन डेंसिटी हो, 400 पीपल पर स्क्वायर मीटर, और जो 75% मेल पॉपुलेशन, एडल्ट मेल पॉपुलेशन है, जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हों। तो ये आपके कंडीशंस थे। लेकिन अब 400 जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो तो पूरे इंडिया का हो जाएगा जब नेक्स्ट आपका सेंसस आएगा। जब ये अब सेंसस 2021 वाला होना था, तो पिछली जब भी होगा 22 23 जो भी हो, तो जब ये आएगा तो वो क्राइटेरिया तो उसको चेंज करना पड़ेगा। एनीवे शायद
और चीजों में चेंज हो सकता है, बट एट दिस टाइम एज पर 2011 सेंसस रूरल एरिया का जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट ये कहते हैं जो पॉलिटिशियंस भी होते हैं तो उनका वोट कहाँ से मैक्सिमम मिलता है, वो रूरल एरिया से मिलता है, तो उसके लिए ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 जो है वो आपका एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इंफॉर्मेशन एंड अदर इशू। ये है कि इंप्लॉयमेंट दो टाइप के होते हैं, एक बेज इंप्लॉयमेंट होता है, एक सेल्फ इंप्लॉयमेंट होता है। बेज इंप्लॉयमेंट ये है कि किसी को आप डेली बेसिस दे रहे हो या मंथली बेसिस दे रहे हो, तो उसको बेज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एक आपका जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, की हमने एक जो नरेंद्र मोदी कहते हैं पकौड़ा बना रहा है, वो भी एम्प्लॉयमेंट उसको भी है। तो जो पकौड़ा बना रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। या पकौड़ा में भी दो टाइप का होगा कि किसी ने उसको एम्प्लॉय एज रखा है, लेकिन मान के चलो कि अपना पकौड़ा खुद तल रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। कोई टीचर है फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो मैं सेल्फ एम्प्लॉय, मुझे कोई हायर नहीं किए हुए है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कोई और है, सपोज कोई जूते बना रहा है, वो अपना बना रहा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आएगा। ओके, नेक्स्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी देखोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे ही नाम आता है तो नितिन गडकरी का नाम शायद आपको ये जहन में जरूर आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। बहुत सारी चीजों को जब आप कभी नितिन गडकरी का स्पीच सुनना तो लगेगा कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली लॉट ऑफ थिंग्स है उस पर वो वर्क कर रहे हैं प्रैक्टिकल। अभी यदि आपने कल का शायद द हिंदू देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि मर्सिडीज का जो प्लांट है चाकन महाराष्ट्र में, तो उसमें मर्सिडीज का जो इलेक्ट्रिक वर्जन है उसका वो उसको रोल आउट कर रहे हैं नितिन गडकरी उसमें। तो इंडिया में जो मेड इन इंडिया है मर्सिडीज बेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है कि जो प्रीमियम व्हीकल है उसमें से वो इंडिया में इलेक्ट्रिक वाला बन रहा है। बहुत सारी चीजें ये, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऑब्वियसली, लेकिन आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल ला दिया लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, तो उस इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या इंपॉर्टेंस है। यदि आप अपने अपने सिटी में रह रहे हो तो ठीक है, उसको आप घर में चार्ज कर लोगे, उस अपने घर में अपना सॉकेट लगा लिया। लेकिन यदि आप कहीं हाईवे में जा रहे हो तो 300 400 500 किलोमीटर, अब वो 100 किलोमीटर में ही मान के चलो चार्जिंग आपके पास है, किसी समय जाना पड़ रहा, तो एटलीस्ट आप वहां पहुंच करके थोड़ी देर नाश्ता पानी जब तक करोगे, या तो ये भी होना चाहिए कि फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक्स आपके क्या है, रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, वाटरवेज हैं, ये सारे। अब जैसे देखो उड़ान स्कीम के तहत क्या है कि उड़े देश का आम नागरिक तो 100 हमारे पास 100+ एयरपोर्ट्स हो चुके हैं। अब अमेरिका देखो, अमेरिका का पॉपुलेशन हमसे 1/4 है, अमेरिका में एयरपोर्ट्स 14,000, ब्राजील 3,500 एयरपोर्ट, यानी कि हमसे 30 टाइम्स अधिक एयरपोर्ट ब्राजील में है। हमसे बहुत ज्यादा टाइम, हमारे पास 150 के आसपास एयरपोर्ट भी अभी फंक्शनल नहीं है, और अमेरिका के पास हमसे 100 टाइम्स 14,500 करीब एयरपोर्ट हैं। तो हमें एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करना है। वाटरवेज देखोगे कि एक्चुअल में 6 वाटरवेज की घोषणा बहुत पहले की गई थी। 6 वाटरवेज में भी सिर्फ जो आपका ये इलाहाबाद और हल्दिया है वही आपका अभी बना हुआ है, उसमें देखो गुड्स एंड सर्विसेज जा रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट एनीवे वो प्रॉपर स्टार्ट। फिर देखो सादिया धुबरी और जो ये आपका केरला में कोट्टायम वाला, तो वो सब अभी प्रॉपर, लेकिन रिसेंट जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसने टोटल 111 नेशनल वाटरवेज को ये घोषणा किया है, लेकिन उस पर वर्क नहीं हो रहा, बट एनीवे वो वन ऑफ द चीपेस्ट मीडियम है। फिर बहुत सारी चीजों आपका है, जो आपका हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, ग्रीन हाईवे बन रहा है, बहुत सारे एक्सप्रेसवे जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, फिर आपका देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, या फिर रेलवे में है डायमंड क्वाड्रिलेटरल एक्सेट्रा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है बहुत सारे, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट उसके बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सारी जो चीजें हैं वो आपको पेपर 2 में भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट आपका है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई भी ग्रोथ हम कर रहे हैं, तो उसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबल होना चाहिए। जो आज हम प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे कमिंग जनरेशन जो है उसको भी आने मिलना चाहिए। जो ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस 1987 में था उसमें आपने पढ़ा होगा कि दिस मदर अर्थ we did not inherited from our forefathers but we have borrowed it from our coming generation। कहने का ये मतलब हुआ कि जो इन अर्थ है उसको हमने अपने जो पूर्वजों से नहीं लिया है, हमें पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि जो हमारे आने वाले जनरेशन है उसका हमारे
पास उधार है और किसी चीज को हमने जिस अवस्था में लिया है उससे बेटर करके ना दे रहे हों, तो एटलीस्ट उस अवस्था में हमें उन्हें लौटाएं। सिर्फ आज के डेट में मान के चलो कि आपने आज जंगलों को काट दिया, आपको लकड़ी मिल गया, आपको बहुत सारे रिसोर्सेस मिल गया, बट उन चीजों को उस समय का याद करो जब आपके बच्चे बड़े होंगे, तो उन्हें भी कुछ चीजें रिसोर्सेस चाहिए। जंगल सिर्फ और सिर्फ आप लकड़ियों को काट करके उसका दोहन करके आज की आपका वर्तमान अच्छा हो सकता है, लेकिन भविष्य आपका सही नहीं होगा। आज आप एयर कंडीशनड महंगी गाड़ियां, बहुत सारी चीजों को यूज कर रहे हो, आज आप पैदल चलना नहीं चाह रहे हो, तो कल के डेट में आपका बच्चा आपके सामने प्रॉब्लम फेस करेगा, उसके बाद जो आने वाला जनरेशन वो फेस करेगा। तो हमें जो भी है चीजों को प्रॉपर तरीका से यूटिलाइज करना चाहिए, रिसोर्सेज का उतना ही दोहन करना चाहिए, प्रकृति का जितना ही भी। आपने यदि गीता का उपदेश सुना होगा तो कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो साधारण जन होते हैं वो वनों को तब तक काटता रहता है जब तक कि सारे वन समाप्त ना हो जाए, बट जो मुनि है, जो संत है, वो सोचता वनों के विषय में सोचता है, वो प्रकृति के संतुलन के विषय में सोचता है, कि वो ये सोचता है कि हम प्रकृति से उतना ही लें जितना हमारा काम चल सके, और वन का विकास कैसे होगा उसके बारे में सोचता है। लेकिन साधारण आदमी जो है वो वनों को अपनी जो जरूरत है, अपनी वर्तमान चीजों को, तो वो कृष्ण अर्जुन को ये चीज को समझाते हुए कहते हैं। तो सेम सिचुएशन आज के डेट में है कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो सोचता है कि प्रकृति जो है उसमें सामंजस्य रहे। जैसे ये देखो, सस्टेनेबल अर्थ के लिए 33% मिनिमम आपको अर्बनाइज ये फॉरेस्ट कवर चाहिए। हमारे इंडिया में एक्चुअल में फॉरेस्ट कवर देखोगे तो 21 पॉइंट समथिंग परसेंट है, लेकिन उसमें ट्री कवर भी जोड़ दो तो 24 पॉइंट समथिंग होता है। लेकिन एक्चुअली क्या चाहिए, 33% चाहिए, 33% चाहिए। वो ऑलमोस्ट लंबे समय में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप हर डे न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो। लेकिन देखो, अर्बन एरिया में भी एक मियावाकी मेथड आपने सुना होगा, अकीरा मियावाकी जापान के जो हैं, तो उन्होंने अर्बन फॉरेस्ट्री का कंसेप्ट दिया है कि आपके पास जो भी कुछ लैंड उपलब्ध है, जैसे आपने दिल्ली मेट्रो में देखा होगा, तो दिल्ली मेट्रो के जो पिलर्स हैं उसमें कुछ कुछ प्लांट्स वगैरह लगाए गए हैं। आज देखो 1% एटलीस्ट जितने भी हाईवे बनते हैं उसके 1% जो कॉस्ट हैं वो ग्रीनरी के लिए रखे जाते हैं। तो वो जो मियावाकी मेथड है उसके तहत आप अर्बन में छोटा भी जगह है उसमें आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल एफर्ट जो है वो ऐड करेंगे। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हम चीजों को कर रहे हैं, आपने एक कॉमन लाइफ में देखा होगा कि जब हम लोग छोटे थे तो 100 वाट का बल्ब जलाते थे, वो येलो बल्ब। फिर उसके बाद आपका या तो ट्यूबलाइट आप जला रहे हो, तो सपोज एक ट्यूबलाइट, मान के चलो एक बल्ब जो था वो 100 वाट का था, लेकिन एक ट्यूबलाइट 40 वाट का हुआ। फिर आपने CFL लाया, तो CFL 20 वाट का हो रहा था, लेकिन आज आपके पास एलईडी है 7 वाट, 9 वाट, 3 वाट। मान के चलो, तो जस्ट हम 9 वाट ही लेते हैं। ऑब्वियसली इसमें भी बड़ा होता है, ऑब्वियसली हाई पावर का जितना आप यूज कर सकते हो, लेकिन इन नॉर्मल जो आप 100 वाट का बल्ब यूज कर रहे थे, येलो वाला जो आपका जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है, तो आज वो 9 वाट का यूज कर रहे हो। तो 9 वाट क्या है, यानी कि वन बल्ब जो पहले यूज करते थे, सेम एनर्जी कंज्यूम करके आप 11 बल्ब जला सकते हो। तो कहीं ना कहीं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हर टाइम चल रहे हैं। एक टेलीविजन सेट देखोगे, 20 kg 30 kg का टेलीविजन होता था, वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था। आज के डेट में आप एक दीवार में पतला सा टेलीविजन लगा दे रहे हो और वो बहुत कम एनर्जी यूज कर रहा है। आप फ्रिज यूज करते थे तो वो बहुत बड़ा फ्रिज होता था, तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था। आज आपके पास स्मॉल जो फ्रिज साइज सेम मान के चलो है, लेकिन एनर्जी फिर भी कम कंज्यूम कर रहा है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आप यदि देखोगे, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस इंडिया एंड इट्स नेबर। जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम अपने को ही जो कहते हैं ना कि कंपैरिजन करना जरूरी होगा ना, कि हमारा जो चीजें चल रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं तो क्या वो सही डायरेक्शन में चल रहा है। हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरिजन मरियल देश से भी करते हैं और कंपैरिजन अच्छे देशों से भी करते हैं। कुछ हमारे देश के बगल में जो नंगे भुखमंगे हैं, तो उन देशों से भी हम कंपैरिजन करते हैं, और जो कुछ बहुत अच्छे कंट्री हैं उससे भी। लेकिन जो और चीजें कंपैरिजन है, बहुत सारी चीजें हैं, हम वो आगे देखेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ आप दो कंट्री के साथ कंपैरिजन करोगे। एक जो कंपैरिजन करोगे पाकिस्तान के साथ, जो कि एक तरह से सेम डे आजाद हुआ। ऑब्वियसली वो टाइम जोन के कारण वो 14 अगस्त को आजाद हो गया पाकिस्तान, और हमारे यहाँ 15 अगस्त हो गया था, ठीक है ना। लेकिन सेम टाइम आजाद हुआ। उसके बाद चाइना, करीब सेम टाइम 1949। और चाइना आज हमसे बहुत बड़ा 5 टाइम्स हमारे हमसे बड़ी इकोनॉमी हो गई है। तो हम
चाइना और पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करेंगे। पेपर 2 में यदि दिया लिया जाए तो अभी ग्रामर वाला वर्क करोगे, एम्फैटिक सेंटेंस, रिमूव टू, नरेशन, एडजेक्टिव एंड कंजंक्शन ये होगा। ये आप इस पर इन 5 टॉपिक्स पे करोगे और जो पेपर 2 का जो एसे वगैरह का है सारी चीजें अभी मैं आपको टॉपिक सेकंड पेपर का लिखने के लिए दे रहा हूँ। उसमें से जब होमवर्क होता है, जब देता हूँ तो उसमें देता हूँ, उसको आपको लिखना है और फिर एसे किस ढंग से आगे और मूव करना है ये ग्रेजुअली चलते रहेगा। धीरे-धीरे आपको पैशेंस से आप एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो कभी भी। जैसे मैंने आपको ये 9th ऑफ अक्टूबर तक ये टास्क कंप्लीट करने के लिए दिया। आप 9th से पहले भी कर सकते हो, आप उसमें एक्स्ट्रा चीज़ कर सकते हो। एक्स्ट्रा करने के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन आपको इन चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ेगा, ओके? सो कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमसे मैसेज कर सकते हो 8527146498 व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे आप मैसेज कर सकते हो। चीज़ें जैसे-जैसे चलती जाती है आप हमेशा टारगेट रखो। लाइफ जो होता है वो हर पर्सन का अलग-अलग होता है, हर पर्सन जो है अलग-अलग सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। तो आप अपनी स्थिति को देखो, आप अपनी चीज़ों को देखो और उसके अनुसार वर्क करो। जैसे अभी दुर्गा पूजा है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप उसको एन्जॉय नहीं करो, आप करोगे ज़रूर। किसी फ्रेंड से मिलना है, आप मिलो, किसी फैमिली मेंबर से मिलना है, मिलो, कोई घर से बाहर रह रहे हो, आप घर जाओ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा-थोड़ा स्टडी करते रहो, अपने वर्क को करते रहो। ओके, थैंक यू।